मूवी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जिसके ऊपर आग लग जाती है और उस आग से बचकर भागते हुए 4 लोग एक बोट लेकर उस शिप से दूर जाने लगते हैं। पर तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें फॉग घेर लेता है, जिसके बाद सडनली उनमें से एक को पानी के अंदर कुछ खींच लेता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें लगभग 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हीं 4 लोगों के स्टैचू उसी सी शोर के नजदीक बनाई गई थी, क्योंकि समहाउ उन्हीं की वजह से ये आइलैंड बचा था, जिसके बाद यहाँ पर ये शहर बसाया गया और यहाँ के उन 4 लोगों को 4 ओल्ड फादर्स कहते थे। अब हम डैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि वहीं सी साइड पर फिशिंग का काम किया करता था, और दूसरी तरफ हम एक कपल को भी देखते हैं जो कि जल्दी ही एक दूसरे से शादी करने वाले थे और उनके नाम होते हैं निक और एलिजाबेथ। अब एक दिन जब डैन अपने दोस्तों के साथ बोट पर पार्टी कर रहा होता है, तभी समुद्र की तरफ से बहुत ही ज्यादा फॉग फैलते हुए आने लगता है, जो कि उनकी बोट को कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी तरह से घेर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को समुद्र के किनारे से एक वॉच को उठाते हुए देख पाते हैं, जो कि मे भी समुद्र से बहकर वहां पर आ गई थी। अब वो बूढ़ा आदमी जैसे ही वॉच को अपने साथ ले जाता है, अचानक से ही अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं, जैसे वहां का मौसम खराब होने लगता है, उसके घर के आजू बाजू काफी सारे पक्षी उड़ने लगते हैं और उसका एक डॉग भी मारा जाता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी काफी दुखी हो जाता है। अगले सीन में हम उसी आदमी को वो वॉच एलिजाबेथ को देते हुए देख पाते हैं, जो कि वो वॉच लेकर काफी खुश थी। लेकिन जब एलिजाबेथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेक करती है, तब उसमें डेट के बजाय कुछ सिंबल बने हुए थे। अब निक कार में जाते वक्त एलिजाबेथ से उस वॉच के बारे में पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ को भी उसका कोई आइडिया नहीं था। वो दोनों कार से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनकी कार पर कोई चीज आकर सीधा टकरा जाती है, जिससे उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। अब हम देखते हैं कि डैन के बोट के बोर्ड को पूरी तरह से फॉग ने घेर लिया था, जिसके बाद सम काइंड ऑफ फियर्ड एनर्जी एक एक करके डैन और उसके सारे दोस्तों को मार डालती है और एंड में सिर्फ स्पूनर ही बोर्ड पर बचा हुआ था, जिसके चिल्लाने की आवाज के साथ ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम निक और एलिजाबेथ को रोमांस करते हुए देख पाते हैं, जिसके बाद वो लोग आराम करते हैं। अब सोते समय अचानक से ही एलिजाबेथ की आंख खुल जाती है और वो चिल्लाते हुए उठती है, जिस पर निक उससे इसका रीजन पूछता है और वो बताती है कि उसे जलते हुए लोगों के ड्रीम्स आते रहते हैं। अब एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो उस वॉच के सिंबल्स के मीनिंग को सर्च करने लगती है, लेकिन जैसे ही फाइनली उसका मीनिंग उसे मिलता है, तभी अचानक से ही कंप्यूटर बंद हो जाता है और वो उसके मीनिंग को पढ़ नहीं पाती। अगले दिन हम एक एंडी नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे समुद्र के किनारे एक काफी पुराना हेयर कोम दिखता है, जिसे वो लेकर अपनी मॉम स्टीवी को दे देता है। अब स्टीवी जैसे ही उस कोम को एंडी के जाने के बाद में साफ करने लगती है, तो उसके ऊपर भी हम एज अ व्यूअर वही सिंबल देख पाते हैं जैसे कि हमने वॉच के ऊपर देखे थे, यानी कि इन दोनों ही चीजों के बीच में कोई ना कोई कॉमन कनेक्शन था। अगले दिन एलिजाबेथ लाइब्रेरी के अंदर जाती है और उन सिंबल्स के बारे में पता करने लगती है, जहाँ पर उसे उसी के अंकल मिलते हैं, जो कि उसको ये बताते हैं कि ये सिंबल एक समय पर प्रिंस विलियम आइलैंड वाले 1860 टू 1871 के समय में यूज करते थे, जहाँ उस समय के ट्रेड को स्पेसिफाई करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता था। लेकिन जब उस आइलैंड पर हैंसन डिजीज की बीमारी फैल गई थी, तब सारे ट्रेड भी बंद हो गए थे और उसके बाद में ये सिंबल वाले सामान मिलना भी बंद हो गए। अब हैंसन्स डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर स्किन के ऊपर जो होते हैं वो लाइट कलर या फिर रेड स्किन पैचेस होते हैं, जिसके चलते आपके हाथ पैरों के अंदर रेड्यूस सेंसेशन होती है, नमनेस हो जाती है और काफी कमजोरी रहती है। इसके अंदर नर्व इंजरी होना और वेट लॉस होना भी काफी आम बात है। अब निक को उसके पिता से ये पता चलता है कि डैन अपने दोस्तों के साथ बोट लेकर गया था, लेकिन पूरे एक दिन बीत गया है और वो अभी तक नहीं आया। शायद उनकी बोट मिसिंग हो गई है, जिसके लिए निक और एलिजाबेथ एक दूसरी बोट लेकर डैन और उसके दोस्तों को ढूंढने निकल जाते हैं और कुछ ही देर के बाद में उन्हें उनकी बोट भी मिल जाती है। अब उस बोट पर जैसे ही निक जाता है, उसे बोट के अंदर डैन की डेड बॉडी दिखती है और बोट के लीवर से जुड़ी हुई उसके दोस्तों की फ्रेंड्स की डेड बॉडी भी मिलती है। वहीं पर अब एलिजाबेथ को एक फ्रीजर के अंदर डैन का दोस्त स्पूनर भी दिखता है। वैसे तो सभी लोग मारे गए थे, लेकिन स्पूनर अभी जिंदा था। अब बोट को किनारे पर लाया जाता है, जहाँ पर पुलिस जो होती है वो स्पूनर को ही सस्पेक्ट मानने लगती है, लेकिन पहले उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। तब तक निक भी बोट में से एक कैम रिकॉर्डर बिना किसी के देखे उठा लेता है, क्योंकि उसे भरोसा था कि ये स्पूनर ने नहीं किया है और उस कैम रिकॉर्डर के अंदर जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग हो सकती है। एलिजाबेथ उस कैम रिकॉर्डर को लेकर अब निक के एक बोट हाउस में जाती है और वहाँ बैठकर उसको देखने लगती है, जहाँ उसके रिकॉर्डिंग के अंदर उसको ये पता चलता है कि अचानक से ही जब पूरे बोट पर फॉग फैल गया था, तभी सडनली सभी की अपने आप ही डेथ हो गई। तभी इसी के बीच में उस बोट हाउस पर एलिजाबेथ को एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है, जिसे जब वो फॉलो करते हुए जाती है तो वो बोट के पूल में गिर जाती है, जो कि सी से ही जुड़ा हुआ था। वो अब उस पूल से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन फिश ट्रैप उसके शरीर के चारों तरफ अटक जाता है, जिससे काफी स्ट्रगल करने के बाद में उसे पूल से बाहर आना पड़ता है। लेकिन इन सभी के बीच में
उसका कैम रिकॉर्डर उसी पूल में गिरकर खो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जानबूझकर ऐसा करना चाहता हो। अब दूसरी तरफ हम स्टीवी को देखते हैं जो कि अपने रेडियो एंकरिंग के काम पर जा रही थी और जैसे ही वो अपनी एंकरिंग स्टार्ट करती है अचानक से ही उस सी शोर से मिले हुए उस कोम के अंदर आग लग जाती है, जिसके बाद वहाँ की काफी सारी चीजें अपने आप ही वर्क करना बंद कर देती हैं, जो कि काफी वियर्ड था। लेकिन स्टीवी टाइम रहते उस आग को बुझा देती है, पर उस आग से बनी हुई कोल बर्निंग वही सिंबल बनाती है जो कि हमने उस कोम पर पहले भी देखा था और साथ ही साथ उस वॉच के ऊपर। अब स्टीवी को इस कोम के ऊपर शक होता है, जिसके बाद वो एंडी को कॉल लगाकर सी साइट पर जाने से मना करती है, लेकिन फिर भी कॉल कट करने के बाद में एंडी वहाँ पर चला जाता है और हम फॉग को सी साइट पर आता हुआ देख पाते हैं। अब एलिजाबेथ को उस बोट हाउस के अंदर एक बुक मिलती है जो कि प्रीस्ट एल्बर्ट के ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिखी हुई थी, जिनका नाम पैट्रिक था, और ये बुक उन्होंने इस आइलैंड के बनने से पहले लिखी थी। एलिजाबेथ इस बुक को ले जाकर फादर एल्बर्ट को दिखाती है, जहाँ पर वो इसे पढ़ने से रिफ्यूज कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो एलिजाबेथ से कुछ छुपा रहे हों। लेकिन उसको ये बात समझ आ गई थी और जब फादर एल्बर्ट को सच बताने के लिए वो फोर्स करती है तो वो उसे चिल्लाकर ये कहते हैं कि शहर से दूर चली जाओ और इसमें ही तुम्हारी भलाई होगी। अब हम एलिजाबेथ और निक को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर एक ऑफिसर स्पूनर से पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन वो सिर्फ यही बोल रहा था कि उन सभी को फॉग ने मारा है, जो कि सच था। यानी कि उस फॉग के अंदर कोई ना कोई अदृश्य शक्ति थी जो कि इन लोगों को मार रही थी। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि डेड बॉडी के कमरे में होती है और वहाँ पर उसके ऊपर डैन की डेड बॉडी अटैक कर देती है, जो कि उसको ये कहती है कि खून का बदला खून से ही लिया जाएगा, जिसके बाद वो डेड बॉडी वहीं पर गिर जाती है। लुक्स लाइक कि उसके अंदर कोई ना कोई स्पिरिट आ गई थी। और जब सभी लोग एलिजाबेथ के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर आते हैं तो किसी को भी एलिजाबेथ की बात पर बिलीव नहीं होता कि डैन की डेड बॉडी मूव कैसे कर रही थी। अब वो दोनों दूर जाकर इस चीज पर बात करने लगते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ उसे बताती है कि उससे कैम रिकॉर्डर कहीं पर खो गया है, जिस पर निक थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। लेकिन आगे एलिजाबेथ ये बताती है कि उसे उसकी हाउस बोट पर एक बुक मिली थी जो कि फादर एल्बर्ट के ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिखी थी और उसमें उन्होंने काफी सारी इसी शहर से जुड़ी हुई मिस्टीरियस बातें लिख रखी हैं। वो यहाँ पर ये भी पॉइंट आउट करती है कि अगर हम लोग इस शहर की फोटोज देखें तो 1835 और 1860 तक ये शहर कोई ज्यादा खास डेवलप्ड सिटी नहीं थी, लेकिन अचानक से ही 1871 में मानो पूरे शहर की काया पलट हो गई और 1871 से ये शहर अचानक से ही काफी एडवांस हो गया और अमीर हो गया। और फिर दोनों सोचने लगते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है। तभी हमें पास्ट की एक क्लिप दिखाई जाती है जिसके अंदर वही 4 सेलर्स थे जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर वो चारों इस सिटी को बचाने के लिए एक दूसरे से वादा करते हैं, जिसके बाद में ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। यानी कि कुछ न कुछ लोचा इन्हीं चारों ने किया है, जिनको यहाँ पर 4 ओल्ड फादर्स कहा जाता है और शायद से शहर की काया पलट करने का काम इन्होंने ही किया था। खैर अब समुद्र के किनारे हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि कुछ ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे एक लंबी सी रोप मिल जाती है और वो उस रोप को खींचते हुए समुद्र के और नजदीक जाने लगता है। तभी हम वहाँ पर एंडी को देखते हैं जो कि ये देख रहा था कि समुद्र की तरफ से फॉग वहाँ पर आ रहा है और अचानक से वो आदमी समुद्र में वहीं पर घिर जाता है, जिसके बाद फॉग उसे पूरी तरह से घेर लेता है और एंडी ये सब देखकर वहाँ से तेजी से घर की तरफ भागने लगता है। और हम एज अ व्यूअर ये देख पाते हैं कि एंडी के पीछे वो फॉग ऐसे आ रहा था जैसे वो एंडी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे बचते हुए घर तक पहुंच जाता है। अब हमें स्टीवी को दिखाया जाता है जो कि अपने एक फ्रेंड से बात कर रही होती है जो कि वेदर फोरकास्टिंग करता था। उसके पूरे ऑफिस की तरफ ही फॉग फैल चुका था, जहां पर अचानक से ही उसके दरवाजे पर किसी की नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगता है। अब वो ये चीज चेक करने के लिए बाहर जाता है तो पूरी तरह से फॉग उसको घेर लेती है, जिसके बाद अचानक से ही एक ब्लैक स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है और उसका शरीर जलते हुए वहीं पर राख हो जाता है। अब ये सब होते हुए स्टीवी वीडियो कॉल पर देख रही थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने घर पर कॉल लगाई थी ताकि वो बाकी सबको अलर्ट कर पाए। लेकिन फॉग तब तक पूरी सिटी में फैल चुका था और सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल वायर खराब हो जाती हैं, जिससे स्टीवी अपने घर पर ये सब इन्फॉर्म नहीं कर पाती। अब उसे एंडी की टेंशन होने लगती है, जिसके लिए वो रेडियो पर अनाउंस करती है कि कोई उसके बेटे को जाकर बचा ले क्योंकि वो खतरे में है, और वो अपने घर का एड्रेस भी रेडियो पर शेयर कर देती है। जिसके बाद में निक और एलिजाबेथ जो कि उस वक्त रेडियो को सुन रहे होते हैं वो अपनी कार लेकर एंडी को बचाने चले जाते हैं और दूसरी तरफ स्टीवी भी कार से घर की तरफ जाने लगती है। अब कुछ ही दूरी पर जाते ही स्टीवी की कार के चारों तरफ फॉग फैल जाता है, जिसके बाद उसकी कार को सडनली फॉग के अंदर एक ट्रक हिट कर देता है, जिससे वो नदी में गिर जाती है। वो अब कार के साथ ही डूब रही होती है, लेकिन तभी वो तैर कर ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक स्पिरिट उसके पैर को नीचे से खींचकर उसे पानी में डुबाने लगती है, लेकिन समहाउ वहां से निकल जाती है। हम स्टीवी की मॉम को भी देख पाते
पाते हैं जो कि किचन में कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी वॉश बेसिन से एक डीकम्पोज्ड स्पिरिट का हाथ उन्हें ग्रैब करता है, जिससे उनकी पूरी बॉडी थोड़े समय में ही एक डीकम्पोज्ड स्केलेटन बन जाती है और उनकी उसी समय पर डेथ हो जाती है। यानी कि ये स्पिरिट्स काफी ज्यादा डेंजरस हैं। अब जैसे ही एंडी किचन में अपनी नानी की डेड बॉडी को देखता है, वो डरते हुए अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि फॉग धीरे धीरे से डोर के नीचे कमरे के अंदर जा रही होती है। एंडी यहाँ पर पूरा डरा हुआ बैठा रहता है कि तभी विंडो तोड़कर निक और एलिजाबेथ उसे अपनी कार में बैठा लेते हैं। अब कार स्टार्ट होने से पहले उन्हें अपने सामने एक स्पिरिट फॉग से बनती हुई दिखाई देती है, जिस पर निक कार चलाते हुए ले जाता है। अब दूसरी तरफ हम स्पूनर को फादर मेलोन से बात करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर अचानक से उनके सामने एक रैंडम डार्क शिप अपीयर होती है, जिसमें काफी सारे दूसरे लोग भी थे और उस शिप को देखकर दोनों डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब कार से निक और एलिजाबेथ एंडी को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और हमें पास्ट की एक क्लिप दिखाई जाती है, जिससे एक्चुअल स्टोरी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो जाती है। और दोस्तों, अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो क्लिप में हमको ये दिखाया जाता है कि ब्लेक नाम का एक बिजनेसमैन हुआ करता था, जो कि अपने टाउन वालों को प्रिंस विलियम आइलैंड पर बसाना चाहता था, क्योंकि उसके टाउन वालों को वही हैंसन डिजीज थी और इसके लिए ब्लैक ने वहीं पर 4 ओल्ड फादर से ट्रेड भी किया था, जिसका सिंबल उस वॉच और कोम के ऊपर था। और ट्रेड ये हुई थी कि वो आधा आइलैंड खरीद लेगा, जिसके बाद में उसके लोग वहां पर रह पाएंगे। लेकिन उन 4 ओल्ड फादर्स के मन में लालच आ गया था और उन्होंने एक रात को ब्लेक के पूरे शिप को लूटकर उसके पूरे टाउन वालों को उसी शिप में जला दिया था। और इसी में एक सीन होता है जहाँ पर ब्लेक उन 4 ओल्ड फादर से खून का बदला खून कहता है, जो कि हमने डैन के मुंह से एक बार सुना था। यानी कि उसके अंदर इसी की स्पिरिट आ गई थी। यानी कि ये सब ब्लेक और उसके टाउन की स्पिरिट्स का किया हुआ था, जिसको यहाँ पर इन 4 ओल्ड फादर्स ने मार दिया था लालच के चलते। अब चारों ओल्ड फादर्स ने जो पैसा लूटा था उन्होंने इस शहर के अंदर लगा दिया, जिसके अंदर फिलहाल अभी सब रह रहे थे। और ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करती है कि इस शहर के अंदर अचानक ही सारी चीजें एडवांस क्यों हो गई थी। यानी कि ये फॉग और उसमें अपीयर होने वाली सारी स्पिरिट्स ब्लैक और उसके टाउन के लोगों की ही थी। लेकिन ये सारी स्पिरिट्स अचानक से ही कैसे सिटी पर अटैक कर देती हैं, तो इसके बारे में हमको थोड़ी देर में पता चलेगा। अब निक एंडी को उसकी मॉम से मिलवा देता है, जिसके बाद शहर के मेयर, फादर मेलोन, स्टीवी और बाकी सब एक म्यूजियम में जाकर छुप जाते हैं। और यहाँ पर सबको ये बात पता चल जाती है कि ओल्ड फादर्स ने सबको धोखा दिया था, जिसकी वजह से ब्लेक और उसके टाउन वाले अब वापस आ चुके हैं, यानी कि उनकी स्पिरिट वापस आ गई हैं। अब ब्लेक और बाकी स्पिरिट्स एलिजाबेथ की मदर, शहर के मेयर और फादर मेलोन को मार डालते हैं, जहाँ पर ब्लेक एलिजाबेथ पर भी अटैक करने लगता है। लेकिन वो एलिजाबेथ को मारने के बदले उसे किस करता है, जो कि सबसे ज्यादा शॉकिंग सीन था इस फिल्म का। जिसके बाद में हमको एक और असली पत्ते पता चलते हैं कि यहाँ पर एलिजाबेथ असल में ब्लेक की ही वाइफ थी और वो उसकी रीइंकार्नेशन है, यानी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। अब ब्लेक जैसे ही एलिजाबेथ को किस करता है, वो समझ जाती है कि वो कौन थी। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये स्पिरिट्स किसी की भी सोल को कंज्यूम कर सकती हैं, तो यहाँ पर एलिजाबेथ भी एक सोल बन जाती है। अब यहाँ पर ब्लेक ने जितने भी 4 ओल्ड फादर्स के फैमिली वाले थे उनको मार दिया था, जिसके बाद में ब्लेक और बाकी सारे स्पिरिट्स के साथ ही एलिजाबेथ भी वहाँ से चली जाती है। और ये सारी चीजें निक के सामने ही हो रही होती हैं, जिससे उसका तगड़ा वाला कट जाता है। और एंड में हम निक को फादर मेलोन के ग्रैंडफादर की बुक समुद्र में फेंकते हुए देख पाते हैं, क्योंकि शायद से वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर ये सारी चीजें किसी और को पता चलें। और यहाँ पर ये फादर मेलोन यानी कि वही फादर एल्बर्ट हैं। उस जर्नल को समुद्र में फेंकने के बाद में हम स्टीवी को देख पाते हैं, जो कि ये सारी चीजें अपने लिसनर से बता रही होती है, और जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उन सबको हुए थे सारे लोग इसको सुन रहे थे। बेसिकली यहाँ पर ब्लेक ने इन 4 ओल्ड फादर्स के फैमिली वालों से बदला लिया था। और बात रही एलिजाबेथ की, तो उसके साथ भी इन 4 ओल्ड फादर्स ने बहुत ही बुरा किया था। अब निक बस इस चीज को ही सोचता रहता है कि एलिजाबेथ ऐसे ही हवा में कहाँ गायब हो गई, और जो उसके साथ में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुए थे वो उसको ही हमेशा देखता रहेगा। इसी के साथ में फॉग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द फॉग मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। जब उन 4 ओल्ड फादर्स ने ऐसा धोखा किया था ब्लेक के साथ में, तो मरने के बाद में उसकी स्पिरिट ने तो उन चारों को मार दिया था। उसके बाद में वो शांत हो गए, लेकिन ये टाउन अभी भी यहाँ पर कर्स्ड हो रखा था। अब बात करें कि ये वापस हो कैसे गया, यानी कि ये कर्स वापस आया कैसे, तो वो वॉच जब वहाँ पर मिली थी ना, तो उसके जरिए ये कर्स वापस रिवोक हो गया था, जो कि स्टार्टिंग में मिली थी। और शायद से उसके बाद में जब वो वॉच एलिजाबेथ के हाथों पे आई थी, तो मेरे ख्याल से ब्लेक उसको ही अपने साथ लेने आया था, क्योंकि वही उसकी वाइफ थी। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।